वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसका डायरेक्शन भी हो, जैसे कि फोर्स। सभी ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगुन गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है वेक्टर्स। एंड 3D भी है इसके आगे, लेकिन पहले हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स क्या होता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर है एक फिजिकल क्वांटिटी। वन सेकेंड। तो वेक्टर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता है कि जिसको हम मेज़र कर सकें नंबर्स में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकें। ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या आता है? स्केलर। ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी में आता क्या है? टाइम आ गया, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, डेंसिटी आ गई, वेलोसिटी, ये सब डिस्प्लेसमेंट, ये सब सारा जो भी है किस में आता है? ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में। उसके अंदर आ गया हमारा स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड जिसमें सिर्फ होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए के ऊपर एरो या फिर ए के ऊपर ऐसे। ठीक है, कई बुक्स में ऐसे होता है, कई बुक्स में ऐसे होता है। जनरली जो है हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आगे भी हम लोग ऐसे ही लेंगे, ए के ऊपर एरो। ए क्या है? वेक्टर का नाम। ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया? वेक्टर जिसमें फिजिकल, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, जैसे हम रियल लाइफ में डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं, तो वो फुटबॉल जब उसको गोल में मारना होता है फुटबॉल को, तो वो क्या करता है? पहले पूरी कैलकुलेशन चलती है ना कि किस डायरेक्शन में मैं मारूंगा, कितनी फोर्स के साथ मारूंगा तो वो गोल तक जाएगी। तो वो क्या है? वो आपका एक वेक्टर ही है। जैसे क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि बैट्समैन जब बॉलर जब बॉल करा रहा होता है, तो बैट्समैन पूरे उसको पता होता है कि हाँ, मेरे को इन दोनों प्लेयर्स के बीच में गैप निकालना है। तो वो क्या है? वो पर्टिकुलर डायरेक्शन ही तो है उसकी। ठीक है, बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है ना, वो पूरी डायरेक्शन सही होगी। ठीक है, तो वो क्या है? एक वेक्टर ही है। तो डे टू डे लाइफ में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हम लोग देखते नहीं है इसको, एनालाइज नहीं करते हैं, लेकिन ये है। नेक्स्ट आ गया, इसके बाद वेक्टर्स हो गया। उसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ते हैं। मोस्ट चांसेस ये हैं कि आप लोगों को वेक्टर की टाइप्स में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इससे आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी आगे जाएंगे, काफ़ी आगे तक जाएंगे। जो भी चैप्टर है पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्या है? पहले आता है हमारा ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ठीक है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी। अब मैग्नीट्यूड का जब भी नाम आएगा ना, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। मैग्नीट्यूड का नाम आएगा मतलब आप लोगों को मैग्नीट्यूड से मॉड मॉड याद रखना है। मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे दो लाइनों से। ठीक है, मतलब इसके बीच में कोई भी क्वांटिटी होगी, ए बी सी डी नंबर कुछ भी, तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मॉड के बीच में, इसको मॉड बोलते हैं, इसके बीच में कोई भी क्वांटिटी होगी चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा इसके बाहर तो क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो, मतलब मैग्नीट्यूड उसका कितना है वेक्टर का? किसी का जीरो। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है मतलब, और डायरेक्शन क्या है उसकी? कोई भी हो सकती है। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब उसका कोई, जीरो मतलब पॉइंट। अब ऐसे मान सकते हो जीरो वेक्टर मतलब पॉइंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक लाइन है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये इसका एंडिंग पॉइंट है बी। ठीक है, और बी को टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं और ए को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ये जो है, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शन किस में जा रहा है? ये दिख रहा है आपको, ये डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है? ये मैग्नीट्यूड। अब किसी चीज़ का अगर जीरो मैग्नीट्यूड है, जीरो मैग्नीट्यूड मतलब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका फाइनल पॉइंट भी है, तो वो क्या हुआ? एक पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो पॉइंट की आप देखो, तो अब अगर आप सोचोगे तो पॉइंट की डायरेक्शन, तो पॉइंट की डायरेक्शन हम बोल ही नहीं सकते कि पॉइंट की डायरेक्शन क्या है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो आर्बिट्ररी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है।
ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंट को ऐसे देखोगे, एनालाइज करोगे तो क्या होगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट की डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या, पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है उसका, जीरो, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है उसके, सेम है, तो मैग्नीट्यूड मतलब जीरो हो गया उसका, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। ठीक है, मतलब कोई वेक्टर है, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो कितना आएगा, वन, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के ऊपर कैप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैप बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर का। ठीक है, एक नेक्स्ट आते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसको याद रखो कि दो वेक्टर अगर जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, प्लेन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको प्लेन के बारे में, तो वहाँ पे आपको सही इसका पता चलेगा। तो अभी आप याद रखो कि कोप्लेनर मतलब जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। उसके बाद आ गया को इनिशियल। को इनिशियल से नाम से पता चल रहा है कि जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। जैसे हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एक ये इनिशियल पॉइंट है, सपोज यहाँ से ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, जितने भी वेक्टर यहाँ से निकल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये और कोलिनियर वेक्टर जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं वो क्या है, ये पैरेलल वेक्टर और एक कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। पैरेलल वेक्टर मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल तो आपको पता है जैसे लाइन होती है। ठीक है, तो लाइन में तो कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है हमारी। ठीक है, तो उसमें तो हम दो लाइनों को पैरेलल मतलब उसमें डिस्टेंस जो है हर जगह पे सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल लाइंस। तो अब इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता है कि वेक्टर्स में क्या होता है कि डायरेक्शन भी होती है, तो मतलब ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, या फिर एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो मतलब दो केस बनेंगे। एक जो है इसको बोलते हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स, और इसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, लाइक में क्या होगा, सेम डायरेक्शन है दोनों की, अनलाइक में क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन है मतलब इन दोनों में एंगल कितना होगा, एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल क्या हो गया, जैसे सपोज ये एक है, ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, ये इन दोनों में जो ये क्या होता है, ये एंगल है, सपोज ये थीटा है। ठीक है, अगर ये वाली लाइन हम सोचें कि ये वाला वेक्टर इसी पे आ गया, ठीक है, ये वाला वेक्टर इसी पे आ गया, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये सेम ही डायरेक्शन में दो हैं। अगर ये अपोजिट में होगा, सपोज इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तो इन दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अनलाइकली में क्या होगा, 180 डिग्री, और लाइक पैरेलल में क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ये अभी आपको नहीं देखना है, ये मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा जब तो करवाऊंगा। आपको इतना याद रखना है, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल 0, मतलब जो लाइक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उसमें एंगल 0 होता है, और जो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उसमें एंगल 180 डिग्री का होता है। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हो गए, डायरेक्शन उसकी दोनों की सेम भी हो सकती है, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर वेक्टर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आता है कि कोलिनियर वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। सपोज हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, अगर इसके पैरेलल हमारे पास कोई भी वेक्टर्स है, कोई भी वेक्टर्स इसके पैरेलल हैं, तो ये चारों क्या होंगे, ये चारों आपस में कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोई भी लाइन के पैरेलल, अगर हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन है हमारे पास, ठीक है, उसके पैरेलल अगर कोई वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो वो क्या होंगे, वो आपस में कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ये मैटर नहीं करता कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, क्या पता ये बड़ा वेक्टर हो, ये छोटा वेक्टर हो, क्या पता ये और छोटा वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और डायरेक्शन भी उनकी डिपेंड नहीं करती, मतलब क्या पता ये जैसे ये ऊपर है और ये ऐसे नीचे हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक वेक्टर ऊपर है और एक नीचे है तो वो कोलिनियर नहीं होंगे, वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, और इसकी मेन कंडीशन क्या है कि वो आर्बिट्ररी लाइन के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, आ गया समझ, आगे हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम फोकस इसी पे करेंगे आज के लेक्चर का, तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि कोलिनियर होता क्या है। नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर ए और बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। क्या मतलब हो गया, सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। अब ए का इनिशियल पॉइंट ये है, बी का इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, वन सेकेंड,
सपोज मैं बी वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। अब ए का इनिशियल पॉइंट ये है, बी का इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। उसने बोला कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, ठीक है, इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। यहाँ आप लोग देख रहे हो इसका डायरेक्शन तो सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, बी का ज़्यादा है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी को हम लोग अगर ऐसे लें, ये ए वेक्टर है और मैग्नीट्यूड अगर हम सेम लेते हैं ए का और बी का, ठीक है, और ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अब एक और केस है, ठीक है, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, ये ए है, ये बी है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ए का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, बी का इनिशियल पॉइंट यहाँ है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके इनिशियल पॉइंट कहाँ पे हैं, ठीक है। फ़र्क क्या पड़ता है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सेम है, और उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ए भी इस डायरेक्शन में और बी भी इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम हो तो इक्वल वेक्टर्स होंगे। उसके बाद आ गया नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब एक वेक्टर अगर यहाँ जा रहा है ए वेक्टर, तो इसका नेगेटिव मतलब इसका अपोजिट, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस देखते हैं। अभी इसको क्लासीफाई करना है कि इसमें से कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। अब 5 सेकंड टाइम, ठीक है, 5 सेकंड क्या है, मतलब ये टाइम है। अब टाइम है तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब कैसे देखेंगे, अब टाइम को जब आप बोलते हो कि या बताते हो किसी को या पूछते हो टाइम कितना हुआ, तो आप क्या बोलते हो, अब ऐसे होता है क्या, एक कमरे में जाओगे टाइम चेंज हो जाएगा, दूसरे में जाओगे टाइम चेंज हो जाएगा, एक अलग डायरेक्शन से देखोगे तो टाइम चेंज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो ठीक है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, मीटर क्यूब जो होता है किसका यूनिट होता है, वो वॉल्यूम का, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स इक्वल टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको पता है, आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, शुरू से 4th-5th क्लास में आई थिंक ये पढ़ाते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का या फिर स्पीड का। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि ये स्पीड है या वेलोसिटी। अगर स्पीड होगा तो ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर वेलोसिटी होगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम किसका यूनिट होता है, मतलब मास का, मास का या वेट का आप बोल सकते हो। ग्राम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है आपकी, वॉल्यूम भी आपका स्केलर होता है, मास भी आपका स्केलर होता है, तो डेंसिटी भी क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। अब मीटर पर सेकेंड मतलब स्पीड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई किया, तो मतलब ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट नीचे दूसरा क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब यहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोलिनियर क्या होते हैं, इक्वल क्या होते हैं, को इनिशियल क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं को इनिशियल, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से एक ही वेक्टर निकल रहा है, कौन सा, ए, और दूसरा आ रहा है, निकल नहीं रहा। इनिशियल को इनिशियल मतलब जहाँ से वेक्टर निकल रहे हैं, तो ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं हो सकता, इसमें से एक ही वेक्टर है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से एक सी निकल रहा है, एक डी निकल रहा है और एक बी निकल रहा है, तो वहाँ यहाँ से 3 वेक्टर्स निकल रहे हैं, तो को इनिशियल में क्या आ जाएगा, बी, सी और डी, 3 वेक्टर्स क्या है ये आपस में को इनिशियल। नेक्स्ट आते हैं इक्वल वेक्टर्स पे। जब हमने इक्वल वेक्टर पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, इनिशियल पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है। तो यहाँ पे डी थोड़ा सा बड़ा था, एक्चुअली डी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो ए और सी का क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहाँ से यहाँ तक, और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी दोनों की ऐसे है, ठीक है। तो अगर आप डी को कम भी रखो, ठीक है, डी को आप सपोज ए, सी और डी का जो है मैग्नीट्यूड वो सेम है, ठीक है, सपोज ए, सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, इक्वल। तो डायरेक्शन इसमें से किसकी सेम है, सिर्फ ए और सी की, क्योंकि डी के डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे इनमें से, ए और सी, ठीक है, समझ गए। इक्वल वेक्टर्स मतलब डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए, सी और डी का तीनों का सेम है, लेकिन सिर्फ
ए और सी का ही मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो इक्वल क्या हो गया, ए और सी। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मैंने क्या बताया आपको, कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो कि अगर हम पर्टिकुलर एक लाइन या आर्बिट्ररी हम लोग लाइन ड्रॉ करें तो उसके पैरेलल हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम दो लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर इस वाले के देखा जाए तो एक ही वेक्टर है। ठीक है, तो एक वेक्टर को हम लोग कोलिनियर थोड़ा ना बोल सकते हैं, हमें क्या चाहिए, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, तभी हम बोल सकते हैं कि वो आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, तो मतलब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं देखना है, उसके बाद हम कौन सी लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन, सॉरी हम लोग ये वाली लाइन। ठीक है, अब इस लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैरेलल कौन कौन से हैं, ए क्योंकि ये भी इस लाइन के पैरेलल है, सी ये भी इस लाइन के पैरेलल है, डी ये भी इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, हमको डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे सेम डायरेक्शन हो, लेकिन हमको करना क्या है, हमको क्या देखना है कि वो आर्बिट्ररी लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो ए सी और डी तीनों क्या है, इस लाइन के पैरेलल हैं, तो मतलब ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो आई थिंक आपको कोलिनियर वाला जो है कंसेप्ट वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर। अब इसमें से भी स्केलर और वेक्टर कौन सा है। ठीक है, पहले आपका वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि आपने कितना काम किया। ठीक है, तो काम में आपकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है डिग्री। ठीक है, डिग्री भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द स्क्वायर, सॉरी यहाँ था फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, आइडेंटिफाई क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेक्टर्स को इनिशियल हैं, इक्वल हैं और कोलिनियर हैं बट नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये हमें दिया क्या है, ये फिगर जो है वो स्क्वायर है, मतलब चारों साइडें इसकी बराबर हैं। पहले आते हैं को इनिशियल पे, ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से ए निकल रहा है और डी निकल रहा है, मतलब ए और डी जो है वो को इनिशियल है। बाकी कोई पॉइंट देखते हैं, अगर इस पॉइंट पे देखें तो एक आ रहा है एक जा रहा है तो नहीं हो सकता, इस पर भी एक आ रहा है एक जा रहा है नहीं हो सकता, इस पर भी दोनों आ रहे हैं तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनिशियल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों वहाँ से जाने चाहिए। ठीक है, तो ए और डी क्या है, को इनिशियल है। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड, अब ये स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो सबके सेम होंगे, डायरेक्शन किस किस की सेम है, ए की डायरेक्शन ऐसे है और सी की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, उसके बाद बी की डायरेक्शन भी सी की डायरेक्शन उल्टी है, सी की डायरेक्शन ऐसे है, तो मतलब इनके डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मतलब ये नहीं होंगे इक्वल। बी और डी की डायरेक्शन जो है वो सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये इक्वल होंगे, तो बी और डी जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट आता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है, अब कोलिनियर के लिए अगेन दो केस बनेंगे, एक लाइन आएगी ये, एक लाइन आएगी ये। ठीक है, अगर हम वर्टिकल लाइन पे देखें तो इसके पैरेलल दो वेक्टर्स आ रहे हैं, जो कि है एक डी, ठीक है, दूसरा है बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये कोलिनियर हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। उसके बाद हम ये लाइन लेते हैं, इसके पैरेलल क्या आ रहा है, एक आ रहा है ए और एक आ रहा है सी, ये ए है ये सी आ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए, कोलिनियर तो ये भी हैं और कोलिनियर ये वाले भी हैं, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन सेम है मतलब ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल है तो ये पार्ट इसका आंसर नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए, कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ए और सी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए और माइनस ए कोलिनियर होते हैं। ए वेक्टर सपोज ऐसे है और माइनस ए मैंने बताया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो माइनस ये हो गया। अब वो पूछ रहा है कि वो कोलिनियर होते हैं या नहीं, ये ट्रू और फॉल्स है एक्चुअली। ठीक है, तो वो कोलिनियर होते हैं या नहीं, कोलिनियर के लिए हमें क्या देखना होता है, हम डायरेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता हमको क्या देखना है कि अगर हम एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ करें तो वो उसके पैरेलल आते हैं या नहीं। यस, वो उसके पैरेलल हैं। ठीक है, डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड सपोज एक ऐसे है एक ऐसे है, लेकिन आर्बिट्ररी लाइन के दोनों ये पैरेलल हैं, तो ये कोलिनियर होंगे, डिपेंड नहीं करता कि ये इनकी डायरेक्शन क्या है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर। ये बोल रहे हैं कि दो वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड होगा वो कोलिनियर होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक वेक्टर सपोज ऐसे है, ठीक है, दूसरा वेक्टर सपोज ऐसे है,
मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, लेकिन अगर हम एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों उसके पैरेलल नहीं आ रहे, तो मतलब ये फॉल्स है, ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल। वो बोल रहा है ये भी पॉइंट सेम ही है, थर्ड और फोर्थ सेम ही पॉइंट है, उन्होंने घुमा फिरा के बोला, उन्होंने बोला कि दो कोलिनियर वेक्टर जो हैं हैविंग सेम, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, और इक्वल के लिए हमें डायरेक्शन क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में क्या है कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जिन्होंने पढ़ा है कि हम लोग जब लिखते हैं वेक्टर को, उसके साथ आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, एक एनालाइज करने का तरीका बताता हूँ। अब जहाँ भी कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप क्या करो, एक कमरे का एक कोना पकड़ लो। ठीक है, पकड़ना नहीं है, मतलब देखो, सिर्फ उसको कोने को देख लो, जो बेस पे कोना है कोई भी, एक बेस को देखो, और वहाँ पे देखो, वहाँ से 3 एक्सिस निकल रही होंगी। ठीक है, 3 एक्सिस निकल रही होंगी, एक को मान लो एक्स एक्सिस, ठीक है, एक को मान लो वाई एक्सिस, और एक को मान लो आप जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स जेड और वाई मान लो, और एक कमरे के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लो, जिसको पी पॉइंट बोल लो आप। ठीक है, और फिर देखो उसका डिस्टेंस एक्स से कितना है, जो हमने लिया यहाँ पे मैंने किया है एक्स, वाई से कितना है, जो हमने लिया है वाई, और जेड से कितना डिस्टेंस है उसका, वो हमने लिया है जेड। ठीक है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो वेक्टर बनता है, ठीक है, वेक्टर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका, पी का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओ से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, पी, तो इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसको जब हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक तो आ गया कि इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स। ठीक है, डिस्टेंस के साथ हमको यूनिट वेक्टर लगाना है, तो यूनिट वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में क्या होता है, आई। फिर वाई का डिस्टेंस कितना है, वाई। यूनिट वेक्टर वाई की डायरेक्शन में क्या होता है, जे। फिर जेड का डिस्टेंस कितना है, के, एक्स वाई जेड, सॉरी, और जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस निकालने का तरीका है दो पॉइंट्स के बीच। ठीक है, तो वैसे ही हमको यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ओ और पी के बीच में अगर हमको बोले कोई डिस्टेंस, मतलब मैग्नीट्यूड, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है ओ पी का, तो ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका पॉइंट क्या है, एक्स फाइनल, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, ज़ीरो, इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा पॉइंट क्या है, वाई, और ओ का पॉइंट क्या है दूसरा, ज़ीरो स्क्वायर, प्लस पी का तीसरा पॉइंट क्या है, जेड, ओ का तीसरा पॉइंट क्या है, ज़ीरो, तो इसका भी स्क्वायर, और होल अंडर रूट, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। हर जगह ये यूज़ होगा, चाहे हमें एक्स और वाई दिया हो, एक्स और जेड दिया हो, वाई और जेड दिया हो, कोई भी प्लेन हमको दिया हो। ठीक है, तो अब प्लेन क्या हो गया, अब ये प्लेन है। ठीक है, ये हमारा, वन सेकेंड, अब ये हमारा जो है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, ये हमारा वाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो जो वेक्टर्स एक प्लेन पे लाई करते हैं, चाहे वो एक्स जेड पे कर रहे हों, चाहे वो वाई जेड पे कर रहे हों, चाहे वो एक्स वाई पे कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। हमने आज क्या सीखा, लास्ट पॉइंट हमने सीखा मेन जो था कि किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो उसका डिस्टेंस आएगा उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर लगाना है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, ए बी इसका नाम है, और इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स और वाई दिया है, वन, और इसका दिया है 2 और 3। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, x1 y1 कर लो, x2 y2 कर लो। तो अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि इसकी लेंथ कितनी है, या इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज इसका नाम है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को अभी हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, और ये x का डिस्टेंस है, तो x का डिस्टेंस मतलब इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, x का, तो वो क्या होता है i, प्लस y का मतलब 3 माइनस 1, और y का डिस्टेंस है तो यूनिट वेक्टर y का आएगा मतलब j कैप। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, 1 i कैप प्लस 2 j कैप, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी से सारा आपको वेक्टर का अगर रिप्रेजेंटेशन आ गया, तो आगे सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो हम लोग इसी से करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यहीं तक रखते हैं आज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।